So hello everyone, I welcome you all to UIS channel. ये जो मॉक पेपर आई हैव प्रिपेयर्ड पूरे वीक के अंदर जितने भी टॉपिक्स आए हैं उस पर बेस्ड ये मेंस के क्वेश्चन हैं। तो जो सोर्सेस हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं, सो वी विल डिस्कस दैट। द हिंदू का जो सेशन हमारा होता है उस पर बेस्ड ये सारे के सारे क्वेश्चन है, और इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके से मेंस के अंदर जो प्रश्न हैं वो आपके लिए फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन देखने में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो हम जनरली इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो करंट अफेयर्स की तरफ हमारा अट्रैक्शन रहता है, तो इन क्वेश्चंस को देख के आपको नहीं लगेगा। बट व्हेन वी विल डिस्कस, या जब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से या कहाँ से प्रश्न जो है बने हैं, तो आपको आइडिया लगेगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इसको डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हो तो आई विल टेल यू आपको क्या करना है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल के अंदर जो हिंदू सेशन आपका भी वहाँ हो रहा है, तो होता है डेली बेसिस पे। संडे के अलावा संडे को थोड़ा सा टाइम फ्लेक्सिबल रहता है, तो मंडे टू सैटरडे आपका 7:15 AM को सेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, व्हाट रोल कल्चर कैन प्ले इन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। 150 शब्द का ये क्वेश्चन। अगर आप इसका सोर्स देखोगे तो गोइंग बियॉन्ड आमूर फल्कन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक स्पेसिफिकली टोखू इमोंग फेस्टिवल है, इसको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि क्या रोल कल्चर का हो सकता है डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के अंदर, जैव विविधता संरक्षण में संस्कृति की क्या भूमिका निभा सकती है, कल्चर किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है। तो 150 शब्द में आपको इसका लिखना है। कोशिश ये करनी है कि जैसे इसमें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और कल्चर तो कुछ एग्जांपल है, जैसे ये अगर आप इसका डिस्कशन देखोगे जो हिंदू के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था, तो इसको भी एग्जांपल के रूप में मेंशन कर सकते हो। इसमें भी काफ़ी एस्पेक्ट पर फोकस आपका किया जाता है। दूसरा देखो, एक्सप्लेन टाइप्स एंड रेलिवेंस ऑफ रिकॉन्सोनेंस सैटेलाइट्स। रिकॉन्सोनेंस सैटेलाइट के प्रकार और प्रासंगिकता की व्याख्या आपको करना है। तो यहाँ पे टाइप्स एंड रेलिवेंस आपको बताना है। तो ये भी लगभग 150 शब्द का है। ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेम होता है। अगर आप यहाँ देखोगे, ये पूरा का पूरा आर्टिकल, रिसर्च टू सैटेलाइट मेक्स टू री एंट्री इन टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब इसमें ये जो रिसर्च सैटेलाइट है, ये एक रिकॉन्सोनेंस सैटेलाइट है। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर रिकॉन्सोनेंट सैटेलाइट क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। ये भी डिटेल में, ये जो सेशन हुआ था हिंदू का, उसमें डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आई एम नॉट लाइक डिस्कसिंग द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज फिर अगर आपको ये देखना है तो फिर वो सेशन आपको पूरा देखना पड़ेगा पूरे वीक का, और उसके बाद फिर इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ है तो यू हैव टू राइट इट डाउन। द आइडिया इसकी जो आपने पढ़ा है उस बेसिस में अगर मेंस का प्रश्न बनता है, सो क्या आप उसको आंसर कर सकते हो क्या, ये सोचना है। और कैसे जो टॉपिक्स होते हैं उनसे मेंस के प्रश्न निकल कर आते हैं, वो आइडिया होना चाहिए। तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आ सकता है कि टाइप्स और रेलिवेंस रिकॉन्सोनेंस सैटेलाइट का क्या है, रिकॉन्सोनेंस सैटेलाइट के प्रकार और प्रासंगिकता की व्याख्या आपको जो है वो करनी है। तो 150 शब्द में ये आपका फ्रेम होगा। दूसरा देखो, डोमिनेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी विल पुट चाइना इन डोमिनेंट पोजीशन इन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, डिस्कस करो। ठीक है, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रभुत्व चीन के वैश्विक विश्व व्यवस्था में प्रमुख स्थान पर रखेगा, इस पर आपको चर्चा करनी है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये चाइना होम ग्रोन बिडाओ सैटेलाइट सिस्टम आई ग्लोबल फुटप्रिंट। अब इसका डिस्कशन देखो, 5 आई थिंक नवंबर को इसका डिस्कशन डिटेल में द हिंदू सेशन के अंदर, लेट्स क्रैक यूपीएससी चैनल के अंदर मैंने किया था। और उसी पर बेस्ड आपका ये पूरा प्रश्न है कि जो डोमिनेंस है स्पेस टेक्नोलॉजी का, अगर चाइना की बात करें तो वो कैसे उसे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में डोमिनेंट पोजीशन पर लेकर आएगा। क्योंकि ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रिवोल्यूशन है, डिजिटल रिवोल्यूशन है, और इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट का डिमांड बहुत होगा। तो इकोनॉमिक डोमिनेंस, आर्थिक लेवल पर अगर कोई डोमिनेंट या प्रभुत्व लेकर आना चाहता है तो उसमें ज़रूरी है कि इकोनॉमिक लेवल में अगर है तो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाने में जो सबसे आगे है उसको फ़ायदा होगा, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी एरिया की बात करें। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे बिडाओ सिस्टम इसने डेवलप किया, जो कि नेविगेशन सिस्टम है, और उस नेविगेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो कोशिश कर रहा है चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत जो भी देश आते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे जो है एक प्रकार से बिडाओ को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करें। और अगर एक बार नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो एक इन्फ्लुएंस होगा चीन का, वो काफ़ी अधिक आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही चाहे 5G की टेक्नोलॉजी के बेसिस में हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात हो, तो बट स्पेसिफिकली यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी का तो बिडाओ का जो एग्जांपल है वो आप डिटेल में मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको लेके कर सकते हैं।
150 वर्ड्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। सैटेलाइट जो सिस्टम है, वेदर फॉरकास्टिंग जैसी चीज़ें हैं, उनकी भी बात करें, जिस पे चीन है, चाहे चीन का जो स्पेस स्टेशन है उसकी अगर आप बात करें, तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है। और उस कंटेक्स्ट आपके पास होना चाहिए कि अच्छा ये कंटेक्स्ट है और मैं किस तरीके से उत्तर लिख सकता हूँ। और ये उत्तर लिखने के लिए देखो अच्छा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जैसे आई हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल, इस जब आर्टिकल को मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से चाइना का डोमिनेंस है स्पेस टेक्नोलॉजी में, वो उसको डोमिनेंट पोजीशन के अंदर लेकर आएगा। फिर देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 फैसिलिटेट डीक्रिमिनलाइजिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरबी एक्ट जो है चुनावी राजनीति को अपराध से मुक्त कराने की सुविधा प्रदान करता है। चर्चा करें, ये भी आपको 150 शब्दों में लिखना है। अब इसमें देखो आरपी एक्ट का जो सेक्शन 8 है उसके बारे में आपको मेंशन करना है। सेक्शन 8 को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, उसमें दो कैटेगरी के आपके क्राइम्स भी हैं, जिसमें एक में यह है कि अगर कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ क्राइम होते हैं जो कि अगर कोई करता है और उसे चाहे फाइन भी हो या फिर सज़ा भी हो, तो उसमें लगभग 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड होते हैं। और एक ऑफेंस ऐसे होता है जिसमें मिनिमम 2 साल की, ऐसे ऑफेंस जिसमें मिनिमम 2 साल का जो है सज़ा हो, तभी जाके आप कह सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है। इवन कुछ ऐसे हैं जैसे सिविल राइट एक्ट है या यूएपीए जैसे एक्ट, अगर उस प्रावधान में कोई आता है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड होता है। तो डिस्क्वालीफाई अगर उसमें कन्विक्शन हो जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो ये इसको कंटेक्स्ट में लेते हुए यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग। इस पर भी चर्चा मैंने आपसे की थी। देखो अगर ये देखो एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर आर्टिकल आता है, कैन कन्विक्टेड लेजिस्लेटर टू बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम असेंबली। तो इस पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन आई हैव डन हिंदू सेशन के अंदर। हम लोगों ने पहले जो पूरे वीक के अंदर टॉपिक्स आए उस पर डिस्कशन किया था। नेक्स्ट देखो हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ मस्टर्ड हैज़ बोथ बून एंड बेन। ठीक है, तो जो हाइब्रिड मस्टर्ड है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ पार्ट आपको उसमें मिसिंग हो जाए। तो जो हाइब्रिड वेरिएंट है ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड हैज़ बोथ बून एंड बेन। ठीक है, मतलब इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। इसमें सिंपल सी बात है, जैसे DMH11 का जो अप्रूवल किया गया है इसके बारे में डिटेल में आई हैव एक्सप्लेन्ड। अगर आप देखो तो न्यू हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ मस्टर्ड ये टॉपिक है, इस पर बेस्ड आपका मेंस का प्रश्न है। तो हाइब्रिड वेरिएंट के बारे में यहाँ पे जैसे इसमें 250 शब्द भी बन सकता है। 250 शब्द का भी जो कंटेंट है वो आप यू कैन से कि आपके पास होना चाहिए, लगभग इतना आप लिख सको। तो फ़ायदे बताने, नुकसान है, जैसे फ़ायदे में यील्ड इंक्रीज़ होगा, नुकसान में आप बता सकते हो कि बीज वाला एक टॉपिक मैंने आपको बताया था कि बीज जो है डिसवेड होंगे। और जो हमारा इंपोर्ट है उसका फ़ायदा हमें होगा क्योंकि यील्ड इंक्रीज़ होगा। हमारा यील्ड बहुत कम है, हम बहुत सारा लगभग 1,17,000 करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल 2021 या 22 में उसमें हमने इंपोर्ट किया था, जो बहुत ह्यूज अमाउंट है, वो आपका रिड्यूस होगा। तो बून और बेन ऐसे मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो डिस्कस किए गए हैं। फिर GM क्रॉप है ये, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हम मान लो कंज्यूम करते हैं तो उसको कैसे कैसे आप हमारी शरीर एक्ट करेगा। और जो आपके जैसे यूरोप में, चाइना में काफ़ी डिमांड है आपकी एडिबल ऑयल्स की। तो अगर हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, यील्ड बढ़ जाए, तो हम फिर फर्दर जो प्रोडक्शन है अगर इंक्रीज़ करें तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि हमें फॉरेन करेंसी अर्न करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट देखो व्हाट इम्पैक्ट इन्वेजिव स्पीसीज हैज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो जैव विविधता संरक्षण पर इन्वेजिव स्पीसीज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें भी देखोगे तो ये इन्वेसिव ट्री स्प्रेडिंग इन मुदुमलाई, इसमें कुछ एग्जांपल है जैसे सेना स्पेक्टेबलिस है, लैंटना कैमरा, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। तो उन एग्जांपल्स को आप कोट करके 150 शब्द में आपको लगभग लिखना है। तो इन्वेसिव मतलब जो स्पीसीज वहाँ पे ग्रो नहीं करती हैं, तो वो जैसे जैसे मुदुमलाई के चारों तरफ ये सेना जो नाम की ये वीड अनवांटेड प्लांट है, इन्वेजिव स्पीसीज, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर गई। अब वो ग्रो करके आसपास के लोकल प्लांट्स को ख़त्म कर दिया उसने। और दूसरा फिर इसमें ये भी है कि जो हर्बीवोरस हैं, जो पौधे खाते हैं, उनके पास फूड नहीं बचा, क्योंकि जो उनका फूड था वो ख़त्म हो गया। हर जगह पे यही प्लांट ग्रो हो गया जो कि सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका से लाया गया था। तो इस वजह से क्या है कि हर्बिसाइड वाले हर्बीवोर्स जो हैं, मतलब जो वो घास और ये सब खाते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, उनके पीछे प्रेडेटर्स जो जानवर हर्बीवोर्स को खाते हैं, कार्निवोर्स जिन्हें कहते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। तो इन्वेजिव स्पीसीज ऐसे लैंटना कैमरा करके भी बहुत वीड तेज़ी से स्प्रेड होती है, तो वो भी आसपास की लोकल बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट आपका करती है। फिर उस पर रिलेटेड इकोसिस्टम जो चेंज होता है, तो जो डिपेंडेंट है आपके दूसरे एनिमल्स, वो भी उससे अफेक्ट होते हैं। तो ये कंटेक्स्ट में लेके आपको एक्सप्लेन करना 150 शब्द में। ठीक है, तो ये टॉपिक से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है।
फिर देखो इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर इज ग्रोइंग, हाउ फार इट विल हेल्प इंडिया इन एक्सपेंडिंग इट्स इकोनॉमिक डोमिनेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें अगर आप देखोगे C295 और इंडियाज एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसमें इंडियाज एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका कि जैसे जो सिविल एविएशन सेक्टर वो तेज़ी से आपका बढ़ रहा है। अब अगर उसका इकोनॉमिक डोमिनेंस अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करें कि हाउ इंडिया इज मतलब हाउ फार इट विल हेल्प इंडिया इन एक्सपेंडिंग इट्स इकोनॉमिक डोमिनेंस, इस अपनी जो इकोनॉमिक डोमिनेंस अक्रॉस द वर्ल्ड को एक्सपेंड करने में कैसे ये आपका हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये है कि एयरक्राफ्ट के लिए कहा जाता है, जैसे कई रिपोर्ट्स कहती है कि इवन पार्शियल से लेके जो आपके कोई भी जो एयरक्राफ्ट आज के समय में बन रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट इंडिया का है। और इंडिया में भी अब पहला प्राइवेट जैसे वडोदरा के अंदर आपका प्राइवेट कंपनी जो है वो पूरे तरीके से एयरक्राफ्ट आपके बनाएगी जो C295 है ऐसे। और मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, लगभग 2000 के आसपास आपको कमिंग 4-5 ईयर्स में हमें एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। करोड़ों लोग जो है ट्रैवल करेंगे, तो ये सब क्या है, हाई पोटेंशियल बढ़ेगा बनता है। और धीरे धीरे फिर मार्केट भी है, हम साथ में विश्व की बात करें तो वहाँ भी जैसे अब अगर हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट और ये सब बन रहा है तो इससे फिर हम विश्व के जो मार्केट उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारी कई कंपनीज इमर्ज हो सकती हैं जो आगे जाके उस पूरे एरिया के लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है क्रॉस द वर्ल्ड। मतलब सिविल एविएशन की बात करें उस एरिया में हम डोमिनेट कर सकते हैं। तो सिविल एविएशन के बेसिस में एक इकोनॉमिक डोमिनेंस अचीव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिविल एविएशन पर ही बेस्ड हम इकोनॉमिक डोमिनेंस को अचीव कर लें। उसमें फिर और भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड दूसरे प्रोडक्ट पर भी हमें फोकस कर, तो इस कंटेक्स्ट को लेकर आपको जो है अपना उत्तर को लिखना है। फिर देखो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, वाई इज फिस्कल डेफिसिट इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय घाटा क्यों महत्वपूर्ण है। अब इसमें भी इस पर मैंने आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेन में किया था कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो इतना टच कर रहा है, तो ये कैसे हेल्पफुल ये हो सकता है आपके लिए। तो आपको एक्सप्लेन करना कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है कि अगर आप जैसे इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, डिमांड नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, तो सरकार अगर पॉजिटिव सेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करती है तो भले फिस्कल डेफिसिट बढ़े, लेकिन इकोनॉमी में एक डिमांड जनरेट होती है। और वो डिमांड जनरेट जो होती है वो इकोनॉमी को सस्टेन करने में काफ़ी हेल्प होती है। जैसे पेंडेमिक का समय, उस समय की अगर बात करें, लेकिन अगर यही पैसा कुछ ऐसे जैसे सैलरी और इन सब में अगर चला जाए तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, मतलब फिर वो फिस्कल डेफिसिट इतना हेल्पफुल नहीं। तो इसी कंटेक्स्ट में बहुत डिटेल में आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग, इस पर बेस्ड आपका ये प्रश्न है जिसको आपको लिखना है। तो अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस सीरीज़ को आप लाइक जरूर से करें। वीकली आई विल ट्राई कि आपके मेंस की पूरे वीक के क्वेश्चंस एक साथ आपको मिल जाएं और एक हैबिट डेवलप हो जाए आपकी आंसर लिखने की। और जब आप टॉपिक को सुनते हैं, समझते हैं, हिंदू का सेशन देखते हैं, उसी बेसिस पर आप आंसर कर सकते हैं। तो unacademy.com आपको विजिट करना है, UPSC CSE सेलेक्ट करना है और कोड डाल देना SPLIV। और करंट अफेयर्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी में। जब आप जुड़ते हैं तो उसके अलावा आप कोड यूज़ करके तो अमाउंट रिड्यूस होगा, साथ में सारे एजुकेटर के जो सारे कोर्सेज वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लिखो जरूर से, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर आप दे सकते हैं और SP लाइव करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।